नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनाथ विश्नोई धर्म और संस्कृति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जरा किसानों के आंदोलन के बारे में बात करेंगे और ये हमें जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा भारत देश सन 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद में हमारी सरकारों ने क्या क्या योजनाएं बनाई जो किसानों के लिए हितकारी है। पंचवर्षीय योजना का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया और उसको लागू किया गया 1951 से, और आज तक लगभग 13.5 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। और इसके अंदर क्या उद्देश्य था? कृषि विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करना, मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग और उत्पाद को बढ़ावा देना। और इसी की कड़ी के अंदर 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये था कि देश में गरीबी को कम करना, उत्पादन को बढ़ावा देना, समाज सेवा में उन्नति करना और ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नति की ओर ले जाना। इनका मूल उद्देश्य यही है: सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार, कृषि और आधुनिकीकरण। और इन्हीं योजनाओं के तहत हमारे देश के अंदर करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया। हर साल नया बजट पेश किया जाता है और किसानों को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। आज के संदर्भ में हम देखें तो किसानों के लिए सरकार कितनी सजग है। देखा जाए तो कभी विधायकों का भत्ता बढ़ जाता है, कभी तनख्वाह बढ़ जाती है, कभी एमपी का भत्ता बढ़ जाता है, कभी मंत्रियों का भत्ता बढ़ जाता है, तनख्वाह बढ़ जाती है। कभी किसी ने विरोध नहीं किया, पक्ष या विपक्ष कोई भी कभी आज दिन तक ऐसे मसलों के अंदर विरोध नहीं करता आया। और बाकी दूसरी बात रही, जो सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े ओहदे का अधिकारी हो, उनके 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग सभी लागू होते हैं। हम जब पढ़ते थे, हमारे गुरुजी ने उन्होंने कहा था, जब मेरी शुरुआत के अंदर नौकरी लगी 85 रुपये, मतलब 85 रुपये उनकी तनख्वाह थी और सोने की कीमत भी 85 थी। और जब हम उनके पास में पढ़ते थे, सोने की कीमत 2200 रुपये थी और उसी वक्त उनकी तनख्वाह भी 2200 रुपये थी। और ऐसे करते करते वो मिनिमम 60 से 65 हज़ार रुपये पर रिटायर्ड हुए। उस वक्त सोने की कीमत वहाँ तक नहीं पहुँची थी। और किसान उस वक्त भी अपना उत्पाद बहुत कम मूल्य के अंदर बेचता था। आज भी उसकी आवश्यकता के अनुरूप अपने उत्पाद का मूल्य नहीं मिल पाता, और न ही कोई कृषि क्षेत्र के अंदर कोई विकास हुआ। इसके अंदर इन योजनाओं के अंदर किसान को क्या क्या चीज़ें देनी पड़ती है। और दूसरी योजना, हाँ, इसी के कड़ी के अंदर हरित क्रांति योजना का शुरुआत 1967 के अंदर शुरुआत हुई, और दूसरी यही योजना का दूसरा चरण 1990 के अंदर शुरू होता है। हरित क्रांति योजना पूरी की पूरी कृषि से जुड़ी हुई है। सुधरे हुए बीज, रासायनिक खाद, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, लघु सिंचाई, कृषि शिक्षा, पौध संरक्षण, फसल चक्र, भू संरक्षण और किसानों को बैंक की सुविधाएं बहुत अच्छी है। मगर ये अभी कागजों तक सीमित है। सुधरे हुए बीज, आज भी किसान कभी भी उनको सुधरे हुए बीजों की ज़रूरत है तो प्राइवेट शॉप से खरीदना पड़ता है, वो भी दुगने या तिगुने मूल्य के अंदर, और उसके पीछे भी कोई बीमा नहीं होता है। अगर उसने खरीदा, बिल है, खराब हुआ होगा नहीं होगा, उसका कोई जवाबदार नहीं है। रासायनिक खाद आज भी हम निजी दुकानों से खरीदते हैं। गवर्नमेंट की
कोई भी प्रॉपर शॉप नहीं है जहां से हम रासायनिक खाद कम मूल्य में खरीद सके। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, हमने कभी ये कार्यक्रम देखे ही नहीं, न कृषि पर्यवेक्षकों को देखा है और न लघु सिंचाई के इतने मतलब सोर्सेज हमें उपलब्ध नहीं है ताकि हम छोटी सिंचाई कर सकें और छोटा किसान भी उत्पाद ले सके। और कृषि शिक्षा के बारे में कृषि अनुसंधान केंद्र बहुत सारे खोले हुए हैं, और खोले हुए का मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है, जितना चाहिए उतना नहीं है। पौध संरक्षण, फसल चक्र, भू संरक्षण, हर जगह भू संरक्षण, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, ना किसानों के पास में कृषि के बारे में इतनी कोई शिक्षा है ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार उसके अंदर खेती कर सके। और किसानों को बैंक की सुविधाएं, इसी मसले पर हम आते हैं। किसानों को बैंक की सुविधाएं, ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो बनी हुई है वहां से हमें ऋण मिलता है। अब आप नहीं मानोगे, मेरे साथ में भी ये वाकया हुआ है। इसी वीडियो के साथ ये जोड़ने से ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मेरा दुख दर्द बयां करता हूँ। मैं ये किसान का बेटा हूँ और इसी परेशानी से जूझ रहा हूँ कि एक वक्त में हम अगर नमक 25 पैसे किलो के अंदर खरीदते थे, वो आज 20 रुपये पे चला गया। अब उनकी कितनी कीमत बढ़ी होगी। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो 1000-1500 रुपये की नौकरी करने वाले आज 60-70 हज़ार 80 हज़ार तक पहुंच चुका है। उनको मेडिकल भत्ता मिलता है, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, उनको मकान किराया मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, उनको बीमारी के लिए पैसा मिलता है, और जब भी वो छुट्टी पे है फिर भी उनको तनख्वाह मिलती है। किसान, उसके बारे में न कोई बीमा है न उसके कोई भत्ता है। और सरकारें, अगर आपने गवर्नमेंट बैंक से या किसी भी बैंक से लोन लिया है, आपकी फसल खराब हुई है, फिर भी आपको बिचौलियों को पास में साथ में रख के उसको 2 रुपये दे के बीमा पास करवाना पड़ता है, वो भी नुकसान के अनुरूप नहीं मिलता है। अब देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के पे मन के अनुरूप बढ़ती है, किसी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों के भत्ते और वेतन दोनों बढ़ते हैं, किसी पार्टी ने उनका विरोध नहीं किया। तीसरी बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके वेतन और भत्ते हर सरकार में बढ़ते रहते हैं, कभी किसी अपोजिशन पार्टी ने विरोध नहीं किया। और भारत के अंदर सन 1951 से गरीबी मिटाने चली राजनीतिक पार्टियां आज हमें कौन से मुकाम पे लाके खड़ा किया है। हम रोड पे खड़े हो जाएं, आंदोलन करें, पत्थर फेंकें, लोगों के मकान तोड़ें, किसी के वाहन जलाएं, बस हमें यही सिखाया है। सरकार का एक ही उद्देश्य है, किसान है, जितना 60%, 70%, 80% जो अनपढ़ वोटर हैं वो अनपढ़ रहें, आंदोलन करें, खुद गुमराह होकर चलें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इसी कड़ी के अंदर आप देखते हैं, हमारा किसान का बेटा भी अगर पढ़कर कोई IAS IPS अफसर बन जाता है, उसने भी कभी सरकार से यह अनुरोध किया है, जिस मुकाम को वो चाहते हैं कि उस मुकाम पे जाकर हम किसानों के बारे में कोई आवाज उठाएंगे, वहां पर जाके भूल जाते हैं, अपने उद्देश्य को क्यों भूल जाते हैं। किसान का बेटा चुनाव लड़कर किसी विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य या कोई मंत्रिमंडल में मंत्री बन जाता है, क्या उसने कभी सोचा है। अब दूसरी बात, इन्हीं सरकारों की बात करें जो चुनाव के समय में वादे करती है, हम आपके लिए ये योजना लाने वाले हैं, आपके गांव में ये सुविधा करने वाले हैं, ये किसानों को ये सुविधा देने वाले हैं, एक बार इलेक्शन जीतने के बाद क्यों भूल जाते हैं। और आप चुनाव प्रक्रिया के अंदर अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है और जिसकी ना कोई गिनती है। आप एक छोटे व्यापारी की दुकान जब्त कर देते, उसने टैक्स नहीं भरा। आप लोग इतने भ्रष्ट और बेईमान हैं कि आपने अरबों करोड़ों खरबों रुपए पानी की तरह प्रचार के अंदर बहा दिया। वो पैसा आधा कहां से है? क्यों? आपने कभी गौर किया? वो ही पैसा अगर आप देश के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, गरीबी मिटाने के लिए उपयोग में लाते तो क्या आज देश
सिंगापुर की तरह नहीं हो जाता? हमारा देश भी विकसित देश की श्रेणी में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऊपर से नीचे तक जितना भी तंत्र है वो भ्रष्ट है, जनता को गुमराह करने में लगा हुआ है। कोई नहीं, किसानों की नहीं सोचता है, अपने अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इसी प्रकार के हथकंडे रचे जाते हैं, जिससे जनता बहकावे में आकर सड़कों पर उतर आती है और फिर उनको एक सांत्वना देकर वापस भेज दिया जाता है। अपोजिशन पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, सभी का यही मकसद रहता है हमेशा अशिक्षित रहे, ताकि उनको कोई न कोई प्रलोभन देकर कल हम वोट हासिल कर सकें। बाकी इसके अंदर कोई मायना नहीं निकलता, क्योंकि हमारे लिए अगर सरकारें कुछ काम करती तो सन 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त देश के अंदर लगभग 40 करोड़ का अंदाजा है गरीब थे। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, उसके अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं। इसका कारण क्या है? सरकार ने कुछ नहीं किया। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी बढ़ाओ, ताकि हमारे गुलाम बने हुए रहें और हमें वोट देते रहें, हमें इनको बहकाव में लाते रहें और हुड़दंग मचाते रहें। एक दिन अगर भारत बंद रहता है कितना नुकसान होता, कभी सोचा है? और दूसरी बात, इसी कड़ी के अंदर ये कोरोना चल रहा है। चुनाव प्रचार के अंदर कोरोना नहीं होता है, बैठकें होती है, इलेक्शन होते हैं और बच्चों की स्कूलें बंद हैं। इसमें भी सरकार बोलती है स्कूलें खुलेगी तो कोरोना आ जाएगा, इलेक्शन होगा तो कोरोना डर के मारे भाग जाएगा, क्योंकि इन मंत्री लोगों का पावर है, एमएलए एमपीज का पावर है, सत्ता का पावर है। कोरोना भी डरता है। छोटे छोटे बच्चों से कोरोना नहीं डरेगा, क्योंकि एक क्लास के अंदर 20 बच्चे बैठते हैं। सभा के अंदर तो क्या है, 200-300 व्यक्ति होते हैं, ज्यादा व्यक्ति होंगे, इसलिए कोरोना डर के भाग जाएगा। बहुत ही अच्छी मजाक की राजनीति चल रही देश के अंदर। साथियों, इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें और शेयर करें। और आज के बाद अगर कोई भी हमारे क्षेत्र का एमएलएज एमपीज कोई भी हो, उनसे वादा कीजिए कि हमारे द्वारा किए गए अगर वादों को आप पूरा कर सकते हैं, या फिर जो जीते हुए हैं उन्हीं से अपना सवाल पूछिए कि आप जो इस प्रकार के नाटक कर रहे हैं, आपके लिए मिला हुआ बजट अगर पूरा का पूरा इस किसानों के लिए, समाज कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जितना बजट आप खर्च कर पाओ, जितना मिले उतना खर्च करो, तो आपको कहीं वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम बोलता है और काम के अनुसार वोट मिलते हैं। क्यों न हम ऐसा प्रण करें, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की परेशानियां न झेलनी पड़े। धन्यवाद।